नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल के दौरे पर हैं। पीएम बता दें कि जम्बूरी मैदान में होने वाले बीजेपी की कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया गया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक विशाल सभा कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कुनीति, कुशासन और करोड़ों का भ्रष्टाचार। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। यहां के युवाओं ने कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। गाजियाबाद में एयरफोर्स के हिंडन एयरबेस पर सोमवार को भारत की ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन हुआ। देश भर की कंपनियों ने अपने हाईटेक ड्रोन का प्रदर्शन किया। इस दौरान किसी ड्रोन ने आसमान में संदिग्ध चीज को कैप्चर किया तो किसी ड्रोन ने आतंकियों के डमी ठिकानों पर बम गिराकर उसे नष्ट किया। सिर्फ यही नहीं, भारत ड्रोन शक्ति शो की शुरुआत में एयरबेस पर सिंबॉलिक तौर पर 2 संदिग्ध आतंकी दिखाई दिए। पहले एक ड्रोन ने उनकी तस्वीर कैप्चर की, जबकि तुरंत वहां पहुंचे दूसरे ड्रोन ने ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग शुरू करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। इसके अलावा शो में 50 तरह के ड्रोन का प्रदर्शन हुआ। इसमें रक्षा, कृषि, अग्निशमन, हेल्थ सर्वेक्षण सेक्टर से जुड़े ड्रोन भी दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। तो आपको बता दें, यहां पर एक ड्रोन शो किया गया है जिसमें 50 से अधिक ड्रोन वहां पर पहुंचे। अपनी अपनी तकनीकों के माध्यम से इस ड्रोन शो को बनाया गया। और आपको बता दें, गाजियाबाद के हिंडन पर आतंकियों के ठिकानों पर किस तरीके से अब पूरी एयरफोर्स तैयार है, इसको लेकर यह प्रदर्शनी की गई है। बम गिराकर शो में ड्रोन ने अपनी शक्तियों के प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें, नई नई टेक्नोलॉजीज का इसमें इस्तेमाल किया गया। ऑटोमेटिक तरीके से किस तरीके से फायरिंग की जा सकती है उसको लेकर भी प्रदर्शन में साफ तौर पर देखने को मिला। बम गिराकर शो में ड्रोन किस तरीके से काम करेगा उसको लेकर भी प्रदर्शन में बताया गया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े दिग्गज मौजूद थे। एयरफोर्स के चीफ भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा बम गिराकर शो ड्रोन ने अपनी शक्ति दिखाई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से गाजियाबाद के हिंडन में एक ड्रोन शो आयोजित किया गया जिसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, हालांकि इस ड्रोन शो को करवाने का जो इंतजाम किया गया था, इसका आखिरकार मकसद क्या था? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि वायुसेना की एयरफोर्स का यहाँ बेस है। आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे बड़ा बेस माना जाता है हिंडन एयरबेस के। किसान ड्रोन एवं सर्वे ड्रोन का डेमो जो है वो दिखाया गया है यहाँ पर। और मिसिंग पीपल सर्च ऑपरेशन के लिए यहाँ ये ड्रोन का इस्तेमाल जो किया जाना है इसको भी दिखाया गया है। यहाँ पर खोज एवं राहत कार्य के लिए भी प्रयोग करने वाला ड्रोन जो है इसमें भी ये दिखाया गया है। आग बुझाने में काम आने वाला जो ड्रोन है वो सेना के लिए घुसपैठ के खोजने वाले ड्रोन को भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। उसका बचाव एवं प्रोटेक्ट करने वाले ड्रोन का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। इसके साथ साथ आपको
आपको बता दूं कि आज आदि शक्ति तौर पर C-295 का जो भारतीय वायुसेना में बड़े पैमाने पर ये शामिल किया गया है। आपको बता दूं इससे वायुसेना की शक्ति जो है वो काफी बढ़ेगी। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज C-295 विमान को वायुसेना के अधिकारियों को सौंप दिया है। राजनाथ सिंह के प्लेन के विधिवत तरीके से सर्वे धर्म पूजा के साथ साथ यहाँ पर पूजा अर्चना भी प्लेन की गई है, जहाँ पर इसी के साथ जो प्लेन पर जो निशान बनाया है पूजा की गई है। ये विमान इसी महीने स्पेन से भारत लाया गया था, जिसके बाद आज ये भारतीय वायुसेना को समर्पित किया गया है और इसकी शक्ति जो है वो बढ़ी है, जिसके लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील जो थी वो की गई थी, जिसमें 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आएंगे। इसके साथ साथ फिलहाल अभी एक वायुसेना में शामिल किया गया है। इसी की खासियत ये है कि 7,050 किलोग्राम का जो वजन है ये उठाने में सक्षम है। एक बार में 71 सैनिक जो है वो 44 पैराशूट, 24 स्ट्रेचर या 5 कार्गो प्लेट ले जा सकने में सक्षम है। ये इसी के साथ साथ ये लगातार 11 घंटे तक उड़ान जो है वो भर सकता है। ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय वायुसेना के लिए। और जिस तरीके से कहा जा रहा है 50 से अधिक ड्रोन यहाँ पर अपने प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, तो इन 50 ड्रोनों में क्या कुछ खासियत थी, क्या कुछ अलग अलग क्षमताएं इनमें देखी गई थी? जी देखिए, मैं बता दूं कि 50 ड्रोन का यहाँ प्रदर्शन किया गया था। सब में अलग अलग तरीके का महत्व है। आपको बता दूं कि कोई खोज एवं राहत कार्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो ड्रोन है उसका प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि इसके बाद आपको बता दूं अलग अलग तरीके से वहां पर एक किसान ड्रोन है एवं सर्वे ड्रोन का किसानों के लिए जो सर्वे करने वाला ड्रोन है उसका डेमो दिखाया गया है वहां पर। इसके साथ साथ मिसिंग पीपल सर्च ऑपरेशन के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने वाला ड्रोन का प्रदर्शन वहां किया गया था। तमाम जो तरह के 50 अलग अलग तरह के जो ड्रोन है उसका वहां प्रदर्शन किया गया और उसको बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ आज वहां कार्यक्रम किया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो जिस तरीके से अजीत ने भी बताया कि तमाम तरीके से ड्रोन वहां पर मौजूद थे और जो अलग अलग प्रदर्शनी कर रहे थे और इनकी खासियत बेहद ही खास थी। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे। पार्टी ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था, जिसके बाद बिधूड़ी ने नड्डा से मिलने का समय मांगा था। सूत्रों का कहना है कि संसद में किए गए अभद्र व्यवहार पर अपनी बात रखेंगे। स्पेशल सेशन के दौरान लोकसभा में 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से यह विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष भी बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं और सपा सांसद दानिश अली के मामले में ये जवाब मांगते हुए ये कार्रवाई करने के जो आदेश दिए जा रहे थे और लगातार मांग उठाई जा रही थी, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं रमेश बिधूड़ी, जिसके बाद अब तमाम मुद्दों पर भी बातचीत होगी। लेकिन जो अभी संसद में विवादित बयान दिया गया था रमेश बिधूड़ी द्वारा, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि लगातार विपक्ष हो या फिर पक्ष हो वो अब इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अब इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहां पर मौजूद है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओमशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम, हम देख पा रहे हैं कि जेपी नड्डा अब रमेश बिधूड़ी से मिलने पहुंचे हैं और इसके अलावा जो संसद में रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इसको लेकर बातचीत होने वाली है और जो कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, इसको लेकर हाल फिलहाल क्या कुछ चर्चा होने वाली है? देखिए, ये रमेश बिधूड़ी ने जिस तरीके से संसद में टिप्पणी की, उसके बाद से दानिश अली हो या फिर तमाम पूरी विपक्षी दल जो हो वो एक साथ आ गई थी और दानिश अली पे जिस तरीके से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया सदन में, उसको लेकर हमलावर थी वो। और जो विपक्ष है वो उसका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर ये चीज रैली में अगर हुई होती तो हम FIR कर सकते थे, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, पर संसद भवन में इस तरीके का भाषा प्रयोग हुआ वो काफी चिंताजनक था। बहरहाल उस पर जेपी नड्डा ने निंदा जताते हुए ये कहा था
कि दोनों पक्षों में जो बात विचार हुई उस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसकी मैं निंदा करता हूं। तो और अभी रमेश बिधूड़ी का जेपी नड्डा से मिलना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना, ये काफी बड़ा मैसेज आता है कि अब इस पर कार्रवाई की जो मांग बीजेपी भी कर रही है, वो क्या कार्रवाई देखने को हमें मिलेगी। अब सवाल रहा, जो विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रही है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है, जब रमेश बिधूड़ी वहां पर ये अपना वक्तव्य दे रहे थे संसद में, जब बोल रहे थे, तो पीछे हर्षवर्धन थे, जो दिल्ली के, माफ कीजिएगा, जो पूर्व केंद्र मंत्री हर्षवर्धन थे और रवि शंकर प्रसाद थे, वो हंस रहे थे जब वो इस लहजे की बातें कर रहे थे, इस लहजे से बात कर रहे थे। तो इतने वरिष्ठ नेता होके, इतने वरिष्ठ मंत्री होके वो अगर वो उन चीजों पर हंस रहे हैं, तो वो काफी चिंताजनक है और तमाम सवाल विपक्ष भी खड़े कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ कार्रवाई कर सकते हैं अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ, क्योंकि लगातार विपक्ष तो मांग उठा ही रहा है, लेकिन जेपी नड्डा भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। जरूर निशी, अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अब कार्रवाई अभी होती क्या है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जेपी नड्डा नाराज, अंतरखानी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जेपी नड्डा भी नाराज चल रहे हैं। पर पार्टी फोरम पे और क्या उन पर एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि अगर ये चीज विपक्ष से हुई होती तो सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता, उनको निष्कासित कर दिया जाता। पर अभी तक रमेश बिधूड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका भी यही आरोप था कि अगर ऐसा हम लोगों में किसी ने किया होता तो हमें सस्पेंड कर दिया जाता, पर ऐसा रमेश बिधूड़ी के साथ नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि अब बीजेपी पर एक्शन लेती क्या है। जेपी नड्डा की मुलाकात हो रही है रमेश बिधूड़ी से, क्या चीजें निकल के सामने आएगी, वो देखने वाली बात हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ओम तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ अब अगली खबर का रुख करते हैं। राहुल गांधी 1 महीने में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। मेफेयर रिजॉर्ट में नेताओं से चर्चा की। राहुल गांधी बिलासपुर के तखतपुर में आयोजित आवास सम्मेलन में मौजूद हैं। मंच पर मुख्यमंत्री समेत कई नेता मौजूद हैं। राहुल गांधी ने बिलासपुर में सभा को संबोधित किया। रायपुर पहुंचने पर मेयरफेस रिजॉर्ट में उन्होंने नेताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की। बिलासपुर संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसीलिए राजनीतिक दलों का फोकस यहां पर है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। उन्होंने इंडिया नेशनल लोकदल के उस कार्यक्रम से दूरी बना ली है जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे। इसके बजाय नीतीश कुमार पटना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे। ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए से नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब नीतीश कुमार ने एनडीए से नजदीकी के सवाल पर जवाब दिया है। एनडीए के साथ नजदीकियों की खबरों पर नीतीश कुमार ने कहा कि आपको पता है कि हमने विपक्षी गठबंधन को एकजुट किया है, कौन क्या बोलता है हमें नहीं पता। हालांकि जब उनसे बता दें कि देवीलाल की जयंती समारोह में शामिल नहीं होने के लेकर सवाल किए गए तो नीतीश ने कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। हालांकि इस पर मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि हरियाणा में आज कार्यक्रम है। इसके बाद नीतीश ने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे हमें मतलब नहीं है, हम हर तरह से काम कर रहे हैं। छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है उससे हमको क्या नजर आता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव राय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, एक मामला हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार को एनडीए से जोड़ा जा रहा है, उनकी नजदीकियां बढ़ती हुई एनडीए की तरफ नजर आ रही हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और दूसरी तरफ जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो ये है कि नीतीश कुमार साफ मुकरते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए से मेरी कोई नजदीकियां नहीं है। देखिए, बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ उलट पलट और फेरबदल की बात है और नीतीश कुमार देखिए जो फ्रंट फुट पर खेलने की बात है
तो दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में जिस तरह नीतीश जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अरे हम इस तरह के कार्यक्रम में लगातार जाते ही रहते हैं, और दूसरी तरफ जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या एनडीए की तरफ भी वो कुछ झुकाव रखते हैं, तो वो उनका साफ कहना है कि इस तरह की बातों पर हम कोई मतलब नहीं है। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी की तरफ से जो वार हो रहा है, देखिए सुशील कुमार मोदी जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद है। सम्राट चौधरी की बात करें तो वो एक कड़ा बयान दिए हैं। तो देखिए बयानबाजी का दौर और सियासत जो है बिहार की सियासत में अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए देखा जाए तो नीतीश कुमार की कवायद लगातार जारी है, लेकिन अभी तक ये पत्ता नहीं खुला है कि नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी क्या है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के वो कैंडिडेट नहीं है, वहीं उनके ही जो जेडीयू के विधायक है वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के बेहतर चेहरे हैं। तो आखिर ये सारी जो सियासत के दाव पेच हैं उसमें क्या नीतीश कुमार कोई अलग खिचड़ी पका रहे हैं? और क्योंकि देखिए जेडीयू में भी बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं है, भले ही वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो इनकी सहयोगी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव किंग मेकर के तौर पर एक एक चीज को देख रहे हैं और तमाम चीजों की कवायद की जा रही है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में आरजेडी को मजबूती मिले। और सवाल ये भी उठता है कि 2024 का जो समीकरण है, सियासत की जो शतरंज की चाल चली जा रही है, उसमें अभी सीटों को लेकर भी बहुत सारे असमंजस बरकरार हैं। तो नीतीश कुमार ये भले ही देखिए सियासत के पटल पर सामने ना आता हो, तो नीतीश कुमार पलटी कई बार मार चुके हैं, ये कोई नई बात तो क्या इस बार असमंजस में नजर आ रही है नीतीश कुमार? देखिए यही मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का जिस तरह से वक्तव्य और बयान आ रहा है और बहुत कुछ वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, सियासत है। तो 2024 के पहले के समीकरण को वो समझना चाहते हैं। ये तो तय है कि अभी आरजेडी और तमाम जो सहयोगी दल है, जो 7 दलों के साथ इनकी जो एक मजबूत पार्टी, और बिहार में देखिए सबसे बड़ी चुनौती है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण लगातार हावी है और तो नीतीश कुमार ये अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जिस तरह से आरजेडी का जो वोट बैंक है एक बड़ा तबका है, एमवाई समीकरण को बीजेपी नहीं तोड़ पाई है और कोशिश है बीजेपी की ओबीसी के वोट बैंक में से एमवाई की जाए। तो यही सारी सियासत हो रही है बिहार में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा क्योंकि लगातार अब एनडीए से नजदीकियां जो नीतीश कुमार की बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर अब तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नीतीश कुमार किसी असमंजस में तो नहीं है। तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा में देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम से दूरी बना ली है, जिसमें विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले थे और इसकी बजाय नीतीश कुमार पटना में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंच गए, जिसके बाद नीतीश कुमार की एनडीए से नजदीकियों के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लताड़ दिया है। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार नाक भी रगड़ ले, फिर भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। वे अब एक राजनीतिक बोझ बन चुके हैं और जो बोझ बन चुका है उनको ढोने का काम बीजेपी क्यों करेगी। देखिए, अमित शाह जी ने एक बार नहीं 2 बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल यू के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वो एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने स्तर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे। और असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपने खिलाफ हैदराबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। रविवार को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला कीजिए। ओवैसी ने कहा कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद और सचिवालय की मस्जिद गिरा दी गई थी। जमीन पर आइए, मुझसे मुकाबला करिए, मैं तैयार हूं, 2-2 हाथ करेंगे, मजा आएगा। कांग्रेस के लोग
बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। इसी कड़ी में एआईएमएम के मुख्य असदुद्दीन ओवैसी ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। तो शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर उन्हें चुनौती देनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते। राहुल गांधी तो देश के सर्वमान्य नेता हो गए हैं। उन्होंने कहा ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं, मोदी को चैलेंज करना चाहिए कि वो हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। ओवैसी को समझना चाहिए कि देश में क्या कुछ चल रहा है, उनको मोदी जी को चैलेंज देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को जो रवैया देने को कोशिश की जा रही है, संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चले जाते हैं। इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं, तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे, आकर चुनाव लड़िए। देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली हाइड्रोजन चालित बस को हरी झंडी दिखाकर साफ सुथरे पर्यावरण की तरफ एक कदम बढ़ा दिया है, जिसका असर आने वाले में कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। एक तरफ दिन नई नई टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ लगभग पूरी दुनिया गंभीर प्रदूषण का सामना कर रही है, जिसके चलते अलग अलग देशों की सरकारें इसको झेलते हुए नजर आ रही हैं। भारत भी इससे निजात पाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को तेजी से अपनाने के लिए ग्राहकों को प्रेरित कर रहा है। इसी के चलते आज भारत में पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत हो गई है और नया कीर्तिमान जुड़ चुका है, जिसका सकारात्मक असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।
फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमवी नेटवर्क।